प्रिय प्रतियोगी, मैत्री इंस्टीट्यूट की इस सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम लोग मूल अधिकार वाले अध्याय में 5वें दिन के क्लास में हैं। फिफ्थ डे और फिफ्थ डेज में हमें जिस प्रश्न पर विचार करना है वह है संविधान संशोधन विधि है कि नहीं। जी हां, संविधान संशोधन विधि को अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि मानेंगे कि नहीं, इस बात पर आज हम लोगों की कक्षा संचालित हो रही है। तो बात हो रही है अनुच्छेद 13(3) क की। सबसे पहले ये देखेंगे कि अनुच्छेद 13(3) क क्या कहता है। सबसे पहले बात करेंगे कि अनुच्छेद 13(3) क के अनुसार विधि क्या है, यही देखेंगे। तो विधि के अंतर्गत के अनुसार विधि के अंतर्गत यानी विधि क्या है, इस पर बात करेंगे। तो विधि, ये सिंगल कॉमा में, विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का प्रभाव रखने वाले अब कौन कौन सी चीजें विधि का प्रभाव रखती हैं। तो रखने वाले कोई भी अध्यादेश, आदेश, इन सब की बात हो रही है। नियम, विनियम, कोई भी नियम, विनियम और उपनियम, अधिसूचना, यानी सबकी बात हो रही है। उपनियम, अधिसूचना और भी कई चीजें, रूढ़ या प्रथा, का समावेश किया गया है। तो भाग 3 में अनुच्छेद 13(3) क क्या कहता है। अनुच्छेद 13(3) क कहता है कि विधि क्या है। तो विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का प्रभाव रखने वाले कौन कौन सी बातें विधि का प्रभाव रखती हैं भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर। तो कोई भी अध्यादेश, कोई भी आदेश, नियम, विनियम, उपनियम, अधिसूचना, कुछ रूढ़ियां या प्रथाएं, इनको विधि के अंतर्गत समावेशित किया गया है। विधि क्या है। तो विधि भारत के अंदर विधि की मान्यता रखने वाले, विधि का प्रभाव रखने वाले कोई भी अध्यादेश, कोई भी आदेश, कोई भी नियम, विनियम, उपनियम, अधिसूचना, रूढ़ या प्रथाएं, व्यवस्था, ये सब क्या है, विधि है अनुच्छेद 13(3) के अंतर्गत।
न्यायालय में ये मामला सामने आया शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के मामले में। तो हम लोग एक बात करेंगे कि शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के पास के समक्ष सर्वप्रथम यह प्रश्न आया, कौन सा प्रश्न? प्रश्न ये कि संवैधानिक संशोधन विधि है कि नहीं, 13 के अंतर्गत विधि है कि नहीं। पुनः संवैधानिक संशोधन क्या विधि है? मैं प्रश्न पुनः लिखूंगा। जो प्रश्न न्यायालय के समकक्ष आया कि क्या अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, प्रश्न है जो प्रश्न न्यायालय के सामने आया, क्या अनुच्छेद 368 क्या है? संविधान संशोधन का अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत सांविधिक संशोधन या संविधान संशोधन, सांविधिक संशोधन प्रश्न है के अंतर्गत किया गया सांविधिक संशोधन अनुच्छेद 13 के अर्थों में विधि है। अनुच्छेद 13 के अर्थों में विधि है, ये प्रश्न है। प्रश्न हम लोग ध्यान रखें। प्रश्न है कि क्या अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया गया संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि है कि नहीं, ये प्रश्न है कि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत क्या संविधान संशोधन विधि है। तो इस मामले में न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 13 के संदर्भ में विधि क्या है। अनुच्छेद 13 के संदर्भ में विधि है, यदि विधानमंडल ने अपने सामान्य बहुमत से कोई नियम या विधि पारित किया तो वो विधि है, संविधान संशोधन विधि नहीं है। इस मामले में शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ मामले में निर्णय में न्यायालय ने कहा, क्या कहा? न्यायालय ने कहा अनुच्छेद 13 के संदर्भ में विधि के अंतर्गत, कहा अनुच्छेद 13 के संदर्भ में विधि के अंतर्गत किस चीज को माना, किसको विधि माना? विधि के अंतर्गत विधानमंडल द्वारा अपनी साधारण विधायी शक्ति से विधानमंडल द्वारा अपनी साधारण विधायी शक्ति से
अपनी साधारण विधायी शक्ति से क्या कहा? कहा कि अपनी साधारण विधायी शक्ति, और ये साधारण विधायी शक्ति जो है वो किसमें है? अनुच्छेद 245, ब्रैकेट में लिख लेंगे, अनुच्छेद 245 साधारण विधायी शक्ति। साधारण विधायी शक्ति से अर्थात 245 के प्रयोग में बनाई विधि आती है। तो 13 के अंतर्गत, अनुच्छेद 13 के संदर्भ में विधि के अंतर्गत विधान सबमंडल द्वारा अपनी साधारण विधायी शक्ति यानी अनुच्छेद 245 का प्रयोग करके जो विधि बनाई गई है वही विधि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि है। विधि, ये बात कहा कि विधि है, न कि संवैधानिक संशोधन विधि, न कि संवैधानिक संशोधन विधि। तो आपने देखा, फिर से एक बार हम लोग इस बात को क्लियर कर लें। प्रश्न है कि क्या संविधान संशोधन अर्थात अनुच्छेद 362 के अंतर्गत किया गया संशोधन विधि है अनुच्छेद 13 के अंतर्गत? तो जवाब में शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 13 के अंतर्गत विधि वह है जो विधान मंडलों द्वारा अपनी साधारण विधायी शक्ति अर्थात 245 का प्रयोग करके बनाई गई है। संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत बनाई गई व्यवस्था विधि नहीं है। ये बात शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में दिया। लेकिन ये बात यहीं समाप्त नहीं हुई। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, एक अगला मुकदमा सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व के निर्णय को दोहराया। अपने पूर्व के ही निर्णय को माना। क्या माना? कि संवैधानिक संशोधन विधि नहीं है। पहले का जो आदेश था शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ में, उसी के अनुरूप दूसरा आदेश भी दिया। कहा कि संवैधानिक संशोधन विधि नहीं है। लेकिन एक अगले मामले में, एक अलग मामले में, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य
के मामले में पूर्व के निर्णय को, यानी पूर्व का जो निर्णय था, पूर्व के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय ने पलट दिया। अर्थात यानी इस बार आदेश पलट गया। इस बार कहा गया कि संवैधानिक संशोधन जो है यह अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि है, कानून है, ये मान लिया गया। इस राज्य में पलट दिया और संवैधानिक संशोधन को 13 के अर्थों में विधि माना। अर्थात संवैधानिक संशोधन को अनुच्छेद 13 के अर्थों में, अनुच्छेद 13 के अर्थों में विधि माना। अब इस बार उसे विधि मान लिया, इस बार उसे लॉ मान लिया, पलट दिया। इसका मतलब विधि माना। अतः अब क्या मामला आ गया? अब संविधान संशोधन द्वारा भी मूल अधिकारों में कमी नहीं की जा सकती थी। अतः अब संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों में कमी नहीं की जा सकती। ये बात मतलब अगर अनुच्छेद 13 के अंदर संविधान संशोधन विधि है तो इसका मतलब ये हुआ कि राज्य यानी कि सरकार मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं कर सकती, किसी भी प्रकार से मौलिक अधिकारों में कमी नहीं किया जा सकता। ये बात स्पष्ट हुई और सर्वोच्च न्यायालय ने इस आदेश को भविष्यलक्षी बताया। भविष्यलक्षी विधि का सिद्धांत, इस आदेश को भविष्यलक्षी विधि का सिद्धांत, भविष्यलक्षी विधि का सिद्धांत, जिसे प्रिंसिपल ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, प्रिंसिपल ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग माना। यानी इसे क्या कहा गया कि प्रिंसिपल ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। सर्वोच्च न्यायालय ने इस आदेश को सिद्धांत के रूप में माना या के रूप में बताया। तो आपने देखा कि सिद्धांत के रूप में दिया। तो इस प्रकार
आपके सामने भविष्य लक्षी विधि का सिद्धांत आया। क्या आया? भविष्य लक्षी विधि का सिद्धांत। अगर आपसे पूछा जाए भविष्य लक्षी विधि का सिद्धांत क्या है, तो इसका जवाब ये होगा कि संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों में कमी नहीं की जा सकती। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया यह निर्णय, दी गई यह व्यवस्था ही भविष्य लक्षी विधि का सिद्धांत है कि भविष्य में राज्य मौलिक अधिकारों में कमी नहीं कर सकते। इसे कहेंगे भविष्य लक्षी विधि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, प्रिंसिपल ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। ये बात आपको स्पष्ट हुई। लेकिन संसद को ये बात ठीक नहीं लगी। जब कोर्ट ने कहा कि संसद यानी विधानमंडल मौलिक अधिकारों में कमी नहीं कर सकते, मौलिक अधिकारों में कटौती नहीं कर सकते, तो ये बात संसद को ठीक नहीं लगी और संसद ने 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा एक कदम उठाया और अनुच्छेद यानी संविधान संशोधन विधि को अनुच्छेद 13 से बाहर निकाल दिया। संसद ने क्या किया? संविधान संशोधन वाली विधि के विषय को अनुच्छेद 13 से बाहर निकाल दिया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि इस खंड में ये विधि है और इसको राज्य संशोधन करके कम नहीं कर सकते मूल अधिकारों को। भविष्य लक्षी विधि का सिद्धांत जो दिया, इस पर संसद द्वारा एक कदम उठाया गया। तो देखा जाए तो देखेंगे संसद ने भविष्य लक्षी विधि का सिद्धांत ठीक नहीं माना और क्या किया? और 24वें संशोधन अधिनियम द्वारा 24वें संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा क्या किया? 24वें संशोधन अधिनियम के द्वारा संवैधानिक संशोधन विधि को संवैधानिक संशोधन विधि को अनुच्छेद 13 से बाहर कर दिया। तो ये हुई संसद की व्यवस्था। इसके पहले आपने देखा सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था, भविष्य लक्षी विधि का सिद्धांत, जिसके अंतर्गत संसद यानी विधानमंडल मूल अधिकारों में कमी नहीं कर सकते। लेकिन संसद को ये बात ठीक नहीं लगा और संसद ने 24वें संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा संविधान संशोधन विधि को अनुच्छेद 13 से बाहर कर दिया। अब ये विधि अनुच्छेद 13 से बाहर हो गई।
इस प्रकार न्यायालय द्वारा भविष्यलक्षी विधि के सिद्धांत को एक तरह से सर्वोच्च न्यायालय ने अर्थहीन बना दिया, मीनिंगलेस बना दिया। पुनः अगले मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उसे सुधारा तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एक नई व्यवस्था दी। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया? 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 को सही माना, वैध माना, ठीक माना। तो न्यायालय ने उक्त संशोधन को वैध घोषित कर दिया। न्यायालय ने 24वें संविधान संशोधन को वैध घोषित किया। इस प्रकार अनुच्छेद 13 के अंदर संवैधानिक संशोधन को जो बाहर किया गया था उसे कोर्ट ने ठीक माना, सही माना और कहा कि संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13 के अर्थों में विधि नहीं घोषित किया और कहा कि संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13 के अर्थों में विधि नहीं है। तो इस तरह से फिर से पुरानी व्यवस्था आ गई, जो व्यवस्था शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ में थी, जो व्यवस्था राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ में थी, उस व्यवस्था को पुनः बहाल कर दिया गया। अर्थात संवैधानिक संशोधन 13(3) के अंतर्गत विधि नहीं है या 13 के अंतर्गत विधि नहीं है। अर्थात संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तो यहां पर पुनः संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त हो गई, शक्ति कर सकती है। लेकिन यहां पर केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एक और लाइन जोड़ी कि संशोधन कर सकती है, परंतु क्या नहीं कर सकती? संशोधन कर सकती है, परंतु मौलिक अधिकारों का जो मूल ढांचा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। पहली बात
इस मामले में, केशवानंद भारती के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया, संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों का जो संविधान का जो मूल ढांचा है वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया था। तो परंतु के आगे हम लोग बढ़ें, परंतु इस प्रकार नहीं कि आधारभूत ढांचा प्रभावित हो, परंतु इस प्रकार नहीं कि आधारभूत ढांचा प्रभावित हो। तो इस प्रकार न्यायालय ने आधारभूत ढांचा का सिद्धांत पहली बार दिया। इस प्रकार केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम आधारभूत ढांचा का सिद्धांत प्रतिपादित किया। यह महत्वपूर्ण प्रश्न आपको ध्यान रखना है। ये बार बार पूछा गया है कि जो मूल ढांचा जिसको बेसिक स्ट्रक्चर कहा गया है, तो मूल ढांचा का जो सिद्धांत था उसका प्रतिपादन कहाँ किया गया? तो सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में सर्वप्रथम आधारभूत ढांचे की संकल्पना दी गई। तो इस प्रकार जिस प्रश्न पर हम लोगों ने विचार करना शुरू किया इस कक्षा में, वह प्रश्न पूरा हुआ और अंत में आपको मूल ढांचे का सिद्धांत भी प्राप्त हुआ। आइए इसे एक बार रिवाइज करके और आज की कक्षा को समाप्त करें। तो मूल अधिकारों में अनुच्छेद 13(3) क की बात हो रही है। एक प्रश्न है कि संवैधानिक संशोधन क्या विधि है? क्या संवैधानिक संशोधन विधि है? ये प्रश्न है। विधि के अंतर्गत क्या क्या आता है? सबसे पहले 13(3) क के अंतर्गत हम लोग पहले विधि जान लें कि विधि क्या है। तो विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का प्रभाव रखने वाले, विधि का महत्व रखने वाले, विधि का लेवल मान्यता रखने वाला कोई भी अध्यादेश, आदेश, नियम, विनियम, उपनियम, अधिसूचना, रूढ़ि, प्रथा, इन सबको समावेश किया गया है विधि के अंतर्गत अनुच्छेद 13(3) क में। तो आपने जाना कि अनुच्छेद 13(3) क में विधि क्या है? तो विधि का मान्यता रखने वाला कोई भी आदेश, कोई भी अध्यादेश, कोई भी नियम, विनियम, उपनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा, ये विधि के अंदर रखे गए हैं। अब पहली बार ये मामला सामने आया शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष। सबसे पहले एक प्रश्न आया। प्रश्न क्या था? प्रश्न ये है, प्रश्न था क्या अनुच्छेद 368 के अंतर्गत
संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13 के अर्थों में विधि है। प्रश्न आप ध्यान देंगे कि क्या अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि है? तो जवाब, निर्णय में न्यायालय ने कहा, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ में निर्णय में क्या कहा कि अनुच्छेद 13 के संदर्भ में विधि के अंतर्गत किसको माना? तो विधि के अंतर्गत विधानमंडल द्वारा अपनी साधारण विधायी शक्ति अर्थात अनुच्छेद 245 के प्रयोग में बनाई गई विधि के अंतर्गत आती है। संवैधानिक संशोधन विधि के अंतर्गत नहीं आती। अर्थात शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ में न्यायालय ने माना कि संवैधानिक संशोधन विधि नहीं है। इसके बाद सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय ने अपने उसी निर्णय को दोहराया, वही निर्णय कि संविधान संशोधन 13 के अंतर्गत विधि नहीं है। लेकिन एक अन्य मामला आया गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में पूर्व के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय ने पलट दिया और कहा कि संवैधानिक संशोधन को अनुच्छेद 13 के अंदर विधि माना। संवैधानिक संशोधन को अनुच्छेद 13 के अंतर्गत उसने विधि माना। इस बार गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में जब विधि मान लिया जाएगा तो उसका मतलब क्या होगा? मतलब कि अतः अब संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों में कमी नहीं की जा सकती। विधान मंडलों को अब यह अधिकार नहीं है कि वे संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों में कमी कर दें, क्योंकि उसे क्या मान लिया? विधि मान लिया 13 के अंतर्गत। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने इस आदेश को क्या बताया? भविष्यलक्षी विधि का सिद्धांत बताया। प्रिंसिपल ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का थ्योरी बताया, सिद्धांत बताया, प्रिंसिपल बताया। भविष्यलक्षी सिद्धांत क्या? कि भविष्य में विधानमंडल मौलिक अधिकारों में कटौती नहीं कर सकते। इसे भविष्यलक्षी विधि का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने माना और ये मानते हुए सिद्धांत दिया। परंतु जब ये अधिकार विधानमंडल से छिन गया कि विधानमंडल मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, जब ये अधिकार छिन गया तो ये बात संसद को ठीक नहीं लगी। भविष्यलक्षी विधि का सिद्धांत संसद ने ठीक नहीं माना, संसद को ये नागवार लगा और तब संसद ने क्या किया? और 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा संवैधानिक संशोधन विधि को अनुच्छेद 13 से बाहर निकाल दिया। संसद ने क्या किया? संसद ने संवैधानिक संशोधन विधि को अनुच्छेद 13 से ही बाहर निकाल किनारे कर दिया कि अब ये अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि नहीं है। परिणाम यह हुआ कि इसके बाद के मामले में बाद में मामला केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद द्वारा 24वें संशोधन अधिनियम 1971 को ठीक माना। कहा कि ठीक है, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। साफ साफ ये घोषित किया कि संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13 के अर्थों में विधि नहीं है। ये बात केशवानंद भारती में सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः मान लिया और पुनः इसे विधि स्वीकार नहीं किया। इसका मतलब यह है कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है और आज भी यही स्थिति, वर्तमान में यही स्थिति है
कि संसद मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है, परंतु केशवानंद भारती के मामले में न्यायालय ने अपने निर्णय में एक शब्द जोड़ा कि इस प्रकार संशोधन नहीं कर सकती कि आधारभूत ढांचा प्रभावित हो। संसद संशोधन कर सकती है मौलिक अधिकारों में, लेकिन उतना नहीं कर सकती कि संविधान का मूल ढांचा प्रभावित हो। पहली बार मूल ढांचे का सिद्धांत आया। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि इस प्रकार केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया। प्रश्न कई बार है कि आधारभूत ढांचे का सिद्धांत कहां से आया, तो आधारभूत ढांचे का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में आया। इस प्रकार इस प्रश्न का हल हुआ और आप इसे स्पष्ट रखेंगे। आज की कक्षा में इतना ही, शेष अगली कक्षा में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।